हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी वंस अगेन। तो ये स्कीमेटिक एलोकेशन इन एग्रीकल्चर सीरीज का सेकंड पार्ट है। तो इस वाले वीडियो में हम जानेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और फर्टिलाइजर कौन मैनेज करता है इंडिया में इस बारे में, देन इरिगेशन के बारे में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में, और जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए कोविड 19 के दौरान कि क्या एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ने एफर्ट्स करे कोविड 19 के टाइम पे फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इंडिया का जो नेट सोन एरिया है 140.6 मिलियन हेक्टेयर्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए इंडिया का नेट सोन एरिया कितना है। हम पहले भी कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया का जो नेट सोन एरिया है 140.6 मिलियन हेक्टेयर्स, इसमें से 49% यानी 68.38 मिलियन हेक्टेयर्स ही इरिगेटेड है। सिर्फ 49% एरिया आउट ऑफ नेट सोन एरिया ऑफ इंडिया इज इरिगेटेड, रेस्ट 51% इज रेन फेड। देन इरिगेशन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जो इरिगेशन के मेथड्स है माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन की एफिशिएंसी जो होती है वो 80 टू 95% तक वेरी करती है, जबकि हमारे जो कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं यानी फ्लडिंग वगैरह जैसे हम आज तक करते आ रहे हैं पुराने तरीके, उनकी वाटर यूज एफिशिएंसी सिर्फ 30 टू 50% होती है। वाटर यूज एफिशिएंसी का मतलब अगर हम 100 लीटर पानी दे रहे हैं तो सिर्फ 30 लीटर टू 50 लीटर ही प्लांट को एक्चुअली यूज में आ पाएगा। बाकी बचा हुआ पानी या तो इवेपोरेट हो जाएगा या ड्रेन हो जाएगा या फिर जमीन में परकोलेट हो जाएगा जहां पर हमें जरूरत नहीं है उसकी। तो वाटर यूज एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो इरिगेशन का मेथड अच्छा होगा। तो ड्रिप इरिगेशन अभी तक का सबसे अच्छा मेथड ऑफ इरिगेशन है जिसकी वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। देन एक इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में जो ड्रिप इरिगेशन के अंडर एरिया है वो है 4374,000 हेक्टेयर्स। देन 2014 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, आप इसे डीएसी बोल सकते हैं, तो 2014 में डीएसी ने एक स्टडी कंडक्ट कराई थी जिसमें कुछ फाइंडिंग्स निकल के आई। इन फाइंडिंग्स को देखते हैं। तो ये स्टडी माइक्रो इरिगेशन के बारे में थी कि अगर हम माइक्रो इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन को यूज करेंगे तो उससे हमें क्या फायदा होगा। तो पहला फायदा जो निकल के आया है वो है जो इरिगेशन की कॉस्ट है वो 20 टू 50% तक कम हो जाती है, और अगर एवरेज देखा जाए तो करीब 32% हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ इरिगेशन कम हो जाती है। देन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम हो जाता है क्योंकि हम कम पानी दे रहे हैं, हमें उसके लिए कम मोटर या ट्यूबवेल कम टाइम के लिए चलाने पड़ेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम हो जाएगा। देन सेविंग ऑफ फर्टिलाइजर इन द रेंज ऑफ 7 टू 42%। तो ड्रिप इरिगेशन में होता क्या है कि हम फर्टिलाइजर को मिक्स करके देते हैं पानी में, तो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं और वो फर्टिलाइजर सीधे वहीं पर जाता है जहां पर रूट के एरिया में उसकी जरूरत होती है। तो इस मेथड को फर्टिगेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स को इरिगेशन वाटर के साथ मिक्स करके देना। और इससे होता क्या है, जब आप ड्रिप इरिगेशन यूज करोगे उसमें फर्टिलाइजर डाल के, तो 7 से लेकर 42% तक आप फर्टिलाइजर को बचा सकते हो और इससे भी कॉस्ट आपकी बचेगी। देन ये भी निकल के आया स्टडी में कि जो प्रोडक्टिविटी है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की वो बढ़ गई। मीन्स पर प्लांट या पर यूनिट एरिया उनमें से जो आउटपुट निकल के आना है, जो फ्रूट प्रोडक्शन या फिर सीड प्रोडक्शन होना है, वो भी बढ़ गया। और जब ओवरऑल देखा गया तो ओवरऑल इनकम जो है फार्मर्स की वो 20 टू 68% के बीच में बढ़ गई, और अगर एवरेज निकाला गया जब वो 48.5%। तो आप इसे मान सकते हो 49% या 50% तक फार्मर्स की इनकम बढ़ जाती है जब वो ड्रिप इरिगेशन को यूज करते हैं। अब बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो इरिगेशन का सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स जो है इरिगेशन का वो क्या है। तो सबसे बड़ा सोर्स इंडिया में इरिगेशन का ट्यूबवेल्स। तो जितना भी इरिगेशन इंडिया में होता है उसका 45% तो सिर्फ ट्यूबवेल से होता है। देन कैनाल्स, 24% इरिगेशन कैनाल से होता है। टैंक से सिर्फ 3% होता है। और जो अदर वेल्स हैं, मीन्स जो कन्वेंशनल कुएं वगैरह होते हैं, उनसे 17% होता है। और बाकी अदर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन 11%। तो आपको यहाँ पे याद ये रखना है, सबसे ज़्यादा इरिगेशन ट्यूबवेल से होता है इंडिया में, वो 45% है। उसके बाद कैनाल से, देन अदर सोर्सेज। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो स्कीम है, इसका मोटो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। मीन्स हर पानी की बूंद पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेनी है क्रॉप से, कम कम पानी खर्च करके। तो इससे हर साल इस स्कीम के अंतर्गत माइक्रो इरिगेशन को या फिर ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो 1920 का जो लेटेस्ट डेटा है हमारे पास, 2019-20 में टारगेट था कि 14 लाख हेक्टेयर्स एरिया को माइक्रो इरिगेशन के अंडर लाया जाएगा, लेकिन इसमें से टारगेट सिर्फ इतना ही अचीव हो पाए, 6 लाख हेक्टेयर एरिया ही उस साल में 2019-20 में आ पाया। देन बात करते हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स
जो कि आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मॉनिटरिंग के लिए। ये डिसाइड करता है फर्टिलाइजर्स के क्या प्राइस होंगे, मीन्स यूरिया के केस में, बाकी तो मार्केट के हिसाब से डिसाइड होते हैं। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर्स वेलफेयर यानी डीएसी के अंडर आता है। और इसका जो मेन काम है वो है बैलेंस फर्टिलाइजर्स के यूज पे फोकस करना। तो बैलेंस फर्टिलाइजर यूज क्या होता है? फर्टिलाइजर की एक पर्टिकुलर डोज होती है हर क्रॉप के लिए। उससे अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइजर डालोगे तो भी क्रॉप को कोई फायदा नहीं होगा, आपको एडिशनल कोई फायदा नहीं होगा, और भी टॉक्सिसिटी होने लगेगी। और अगर आप कम डालोगे तो भी आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा। तो जो ऑप्टिमम डोज है या फिर जो बैलेंस डोज है फर्टिलाइजर्स की, कि कितना एन होना चाहिए, कितना पी, कितना के, कितना कैल्शियम वगैरह होना चाहिए, इस सही मात्रा को प्रमोट करने का काम भी डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ही करता है। और जो यूरिया के प्राइस होते हैं उनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। आपको पता ही है, यूरिया पे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। और अब नीम कोटेड यूरिया आता है, और इससे क्या होता है, सब्सिडी देने की वजह से यूरिया कम प्राइस पे मिल पाता है फार्मर्स को। बाकी जो दो हैं हमारे मेन फर्टिलाइजर्स जैसे डीएपी, एमओपी, वो दोनों मार्केट रेट के हिसाब से डिसाइड होता है उनका रेट, उस पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती गवर्नमेंट से। फिर एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर है वो 4:1 है। तो अधिकतर क्रॉप्स के लिए 4:1 रेशियो में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम दिया जाता है। ये स्टैंडर्ड डोज है जो दी जानी चाहिए, लेकिन इंडिया में जो दिया जा रहा है वो है 6.7, 2.7 और 1। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आसानी से आपको पता नहीं चलेगा। देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, जो एग्रीकल्चर मार्केट को बढ़ावा देने के लिए सबसे मेजर स्कीम है। उसके अंदर 4 सब स्कीम्स आती हैं। तो 4 सब स्कीम्स में क्या क्या होता है, यहाँ से शुरू करते हैं। एक तो ई नाम है, आपको पता है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, आप ऑनलाइन सामान को बेच सकते हैं। दूसरा काम इसका क्या है, एग्रो बिजनेस को डेवलप करना, ताकि फार्मर्स को मार्केट के साथ मैक्सिमम लिंक करा जा सके। देन एगमार्क और ग्रेडिंग फैसिलिटीज, तो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए एगमार्क और ग्रेडिंग फैसिलिटीज को बढ़ाना, ये भी इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर आता है। देन मार्केट रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, तो मार्केट में रिसर्च करके किस चीज की डिमांड कितनी ज्यादा होगी, ये फोरकास्ट वगैरह करके फार्मर्स को एडवाइस करना, ये भी काम इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आता है। देन लास्ट क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, कि जो फार्मर का प्रोड्यूस है वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ना हो, उसमें वो खराब ना हो जाए और टाइमली मार्केट हो पाए, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बनाना। और फार्मर कंज्यूमर्स मार्केट्स यानी मंडियां डेवलप करना, ये काम भी इसी स्कीम के अंडर आता है। इस स्कीम के लिए 2020-21 में 490 करोड़ रुपीस एलोकेट हुए थे। क्योंकि हमारे इस वीडियोस का मेन एम है आपको एलोकेशंस बताना, तो 2021 के लिए इस स्कीम में 490 करोड़ रुपीस एलोकेट हुए हैं। देन एपीएमसी के बारे में आपने सुना होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी होती है, ये स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और इसका काम होता है फार्मर्स की जो प्रोड्यूस है उसको मार्केट करवाना और उन्हें अप्रोप्रिएट रेट्स दिलवाना। देन एग्रीकल्चर रिसर्च, तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, एग्रीकल्चर रिसर्च का जो मेजर पार्ट है वो आईसीआर करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और उसके लिए इस बार 5138 करोड़ रुपीस सिर्फ आईसीआर हेडक्वार्टर को इसके लिए एलोकेट हुए थे। ये बातें हमने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस करी थी। तो क्रॉप साइंस में रिसर्च के लिए 965 करोड़ रुपीस अलग से और 486 करोड़ रुपीस एनिमल साइंस में रिसर्च करने के लिए भी एलोकेट हुए। तो इंडिया में जो 3 मेजर कमोडिटीज हैं जो इंपोर्ट होती हैं बाहर से, वो हैं वेजिटेबल ऑयल्स, पल्सेस एंड कैश्यू। सबसे ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल्स हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। देन पल्सेस दालें करते हैं रशिया से बहुत इंपोर्ट। और इन तीनों का प्रोडक्शन को एनहेंस करके इनके इंपोर्ट को घटाना, ये गवर्नमेंट का टारगेट है एग्रीकल्चर रिसर्च में, कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च इन चीज़ों के ऊपर हो सके, जिससे कैसे हम इनका प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ा सकें। देन डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम के ऊपर जो कमेटी है इंडियन गवर्नमेंट की, उसके चेयरमैन है मिस्टर अशोक दलवाई। तो 2018 में ये अपॉइंट हुए थे इसके चेयरमैन। तो इनकी फाइंडिंग्स आई, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एग्रीकल्चर रिसर्च में इंडिया की जीडीपी का सिर्फ 0.3 से 0.4% ही लग रहा है, और भी इंडिया की जीडीपी का नहीं, एग्रीकल्चर जीडीपी का। तो एग्रीकल्चर जीडीपी का 0.3 to 0.4% सिर्फ रिसर्च के लिए जाता है, और बाकी फार्मर्स को स्कीम्स के लिए, सब्सिडीज वगैरह के लिए जाता है। ये मैक्सिमम था 2011 में, जब ये 0.52% हुआ था। और जो ये 0.3 से 0.4% एग्रीकल्चर जीडीपी का सिर्फ जा रहा है रिसर्च में, ये बहुत कम है
बहुत सारी कंट्रीज से, इवन डेवलपिंग कंट्रीज में भी ये हमसे ज़्यादा है और डेवलप्ड कंट्रीज में तो है ही ज़्यादा। जैसे यहाँ पर कुछ कंट्रीज की बात करेंगे तो ब्राज़ील में उनके एग्रीकल्चर बजट का 1.8% रिसर्च के ऊपर जाता है। ऐसी मैक्सिको में 1.05%, मलेशिया में 0.99 और चाइना में 0.62%। और जो हाई इनकम कंट्रीज है अगर उनका एवरेज लिया जाए तो ये अराउंड 3% तक जाता है। तो इंडिया के जो एग्रीकल्चर जीडीपी उसका करीब करीब 1% हमें एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर लगाना चाहिए, ऐसी इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है, ताकि हम हर लेवल पे अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें और फार्मर्स को डेवलप करा सकें। तो ये बजट में जो एलोकेशन हुए अलग अलग स्कीम्स के अंदर वो है, इनमें से कुछ के बारे में हम लास्ट वीडियो में भी बात कर चुके हैं और कुछ जो अलग हैं वो देखेंगे यहाँ पे। पिछले वीडियो में हमने पीएम आशा की बात नहीं करी थी। पीएम आशा क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसके ऊपर 500 करोड़ रुपीस इस बार एलोकेट हुए हैं। देन पीएम किसान मानधन योजना, ये भी नया है, आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, इसके ऊपर 220 करोड़ रुपीस एलोकेट हुए। देन ग्रीन रेवोल्यूशन में 13,000 करोड़ रुपीस एलोकेट हुए। और 3 मेन स्कीम्स क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर? RKVY यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल मिशन ऑन हॉर्टिकल्चर 2300 और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो इन तीनों स्कीम्स का आपको एलोकेशन पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। देन कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो इंडिया में जो कंजप्शन है फर्टिलाइजर्स का, लेटेस्ट डेटा इसका हमारे पास 2017-18 का अवेलेबल है। तो यूरिया का कंजप्शन इंडिया में 169.6 मिलियन टन्स है। ऐसी फॉस्फोरस का 68.5 मिलियन टन्स और पोटाश का 27.8 मिलियन टन्स। और ये टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन जो इंडिया का है वो है 265.9 मिलियन टन्स, यानी 266 मिलियन टन्स फर्टिलाइजर हम कंज्यूम कर रहे हैं हर साल। देन कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो गवर्नमेंट ने लिए थे कोविड के दौरान, जब कोविड-19 का पेंडेमिक का अटैक हुआ इंडिया पर। तो गवर्नमेंट ने फार्मर्स को डेवलप कराने के लिए, सहारा देने के लिए कुछ नए स्टेप्स लिए। उन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये किया कि जितनी भी ट्रक्स या फिर जो वैन्स या गाड़ियां एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेके जा रही थी और किसी स्टेट के बीच में फंसी हुई थी, लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रही थी, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा था, उनके लिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया और इस हेल्पलाइन पे फोन करके ड्राइवर्स अपने लिए पास बनवा के जल्दी से अपने नेशन को पहुंच सकते थे। देन उसके बाद क्या किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जिन फार्मर्स को मार्च में अपना केसीसी का लोन पूरा करना है, मीन्स जिनका केसीसी का 1 साल पूरा हो रहा है और उनको अपने लोन की लास्ट किस्त चुकानी है, लोन पूरा जमा करना है ताकि उनको पीआरआई मिल सके। तो लास्ट वीडियो हमने बात करी थी, अगर कोई फार्मर अपना केसीसी का लोन, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन टाइमली चुका देता है तो उसको पीआरआई मिलता है, मीन्स 3% उसको एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। फार्मर्स को वो अवेल करना है। तो क्योंकि फार्मर्स बैंक्स वगैरह नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनकी इनकम भी खत्म हो रही थी, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो उसकी ड्यू डेट जिसकी 31 मार्च तक थी, जिसकी 31/3/2020 थी, उसे बढ़ा के 31 मई कर दिया। तो फार्मर अपना लोन 31 मई तक चुका सकते हैं और तब भी उनको पीआरआई मिल जाएगा, प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव मिल जाएगा। इसके अलावा क्या किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की उन्होंने एक उनकी जो किस्त थी वो एडवांस में दे दी फार्मर्स को। उसके अलावा PMGKY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में बहुत सारी पल्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करा स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को, जिसमें 5,516 मिलियन टन की पल्स डिस्ट्रीब्यूट की गई। देन इसकी ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को इन्वाइट किया कि वो और लोन ले सकते हैं अपनी लिमिट के ऊपर, जो उन्होंने पहले से लोन लिया हुआ है उसके ऊपर और ज़्यादा लोन ले सकते हैं अपने केसीसी में, ताकि फार्मर्स को पैसे की कमी ना हो किसी भी लेवल पर। और इसके लिए 17,800 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा लोन सैंक्शन किए गए। उसके अलावा क्या हुआ, बहुत सारा प्रोक्योरमेंट किया गवर्नमेंट ने। नेफेड, FCI, इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं अपने वीडियोस में और आगे भी फिर बात करेंगे फिर से। तो जो रबी सीजन का प्रोड्यूस था हमारा, जैसे पल्सेस और ऑयल सीड्स, वीट का प्रोक्योरमेंट तो FCI ने किया ही किया, वो हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे। उसके अलावा नेफेड जो है वो पल्सेस का प्रोक्योरमेंट करता है इंडिया में। तो नेफेड ने भी 1.25 मिलियन टन के आसपास पल्सेस और ऑयल सीड्स का प्रोक्योरमेंट किया फार्मर्स से, जिसकी वर्थ थी 606 करोड़ रुपीस, और इससे 91,000 फार्मर्स को फायदा हुआ। इसके अलावा बहुत सारा ब्रीडर सीड भी फार्मर्स को दिया गया और बहुत सारे सीरियल्स, पल्सेस, मिलेट्स वगैरह इवन नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचाए गए। जितने भी शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स थे फार्मर उनको 31 मई तक चुका सकता है अब, जिनका टाइम पीरियड मार्च में खत्म हो रहा था। और उसमें पीआरआई और इंटरेस्ट सबवेंशन दोनों लगेंगे, मीन्स फार्मर को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे फार्मिंग की एक्टिविटीज के लिए केसीसी स्कीम होती है, वैसे ही इंटरेस्ट सबवेंशन डेयरी सेक्टर में भी दिया जाता है।
जिससे कि डेयरी सेक्टर के डेयरी कोऑपरेटिव्स और जो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ हैं और जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। तो इसमें क्या हुआ, जितने भी लोन्स थे जो कॉमर्शियल बैंक ने या रीजनल रूरल बैंक्स ने, कोऑपरेटिव बैंक्स ने या फिर किन्हीं अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने फार्मर्स को दिए थे, कि उनके ऊपर ये स्कीम लागू कर दी गई कि अब उन्हें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 2%। तो केसीसी के केस में क्या होता है, केसीसी में आपको पता है कि 9% पर लोन मिलता है, जिसमें 2% गवर्नमेंट देती इंटरेस्ट सबवेंशन और 3% एडिशनल मिलता है अगर फार्मर टाइमली रिपेमेंट करता है, जो जिसे पीआरआई हम लोग बोलते हैं, प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव। तो ये लास्ट में 4% बचता है। ये तो था केसीसी का केस। लेकिन डेयरी सेक्टर में जो लोन्स मिलते हैं उनके केस में क्या है कि 9% पे लोन मिलेगा, 2% का उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा जो गवर्नमेंट देगी। उसके अलावा पीआरआई इसमें 3% की जगह सिर्फ 2% मिलता है। तो ये लास्ट में जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बचेगा वो 5% का बचेगा। तो ये इंटरेस्टिंग बात है जानने वाली, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली एग्रीकल्चर अपडेट्स आती हैं और जितने भी हम वीडियोस यूट्यूब पे डालते हैं उन सबके पीडीएफ्स मिल जाते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बहुत जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।